हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर भी 3 है ये, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग कुछ शेड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे पास सिलेबस में लिखा हुआ है स्टडी ऑफ शेड्यूल सी, C1, H, H1, K, P, M, N एंड X। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, इनके बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो आओ देखते हैं, समझते हैं इन शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। तो पहला शेड्यूल है हमारे पास शेड्यूल सी। तो क्या कहता है शेड्यूल सी? तो शेड्यूल सी कहता है इसके अंदर किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल सी के अंदर सारी कैटेगरी किसकी आ रखी है? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल्स। ठीक है ना, जितने भी बायोलॉजिकल्स हैं। अब बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई सीरम है, वैक्सीन है, एंटीजन है, इंसुलिन है, स्टेरलाइज सर्जिकल लाइगेचर्स हैं, सूचर्स हैं, है ना। लाइगेचर सूचर पढ़ चुके हैं हम लोग फर्स्ट ईयर में। स्टेराइल डिस्पोजेबल डिवाइसेस हैं, सिंगल यूज एंटीबायोटिक्स इन इंजेक्टेबल फॉर्म। एंटीबायोटिक जिसको सिरिंज के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि ओवरऑल बात की जाए तो यहां पर पेरेंटल प्रोडक्ट की बात चल रही है कहीं ना कहीं, जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी या पेरेंटल नहीं कहना चाहिए, मतलब लिक्विड फॉर्म की बात चल रही है। ठीक है, जो किसी ना किसी इंजेक्शन या ड्रॉप के रूप में हमारे अंदर जाने वाली है। अब यहां पर क्या है लिखा भी हुआ है इंजेक्टेबल। ठीक है, तो वैक्सीन जो है हमारी क्या है? इंजेक्टेबल। ठीक है, तो यहां पर सारे सी के अंदर सारे के सारे कौन से हैं? इंजेक्टेबल, ऐसी दवाइयां जो इंजेक्ट होती हैं। ठीक है, उनके बारे में सारी बातें होती हैं। और प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पोटेंसी। यहां पर यह भी मेंशन है कि इनमें से कोई भी चीज पोटेंसी जब एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद कोई भी चीज हमें सेल नहीं करनी है, इंपोर्ट नहीं करना है। लेबल्ड विद वर्ड कॉशन, इसके ऊपर एक वर्ड लिखा रहता है कॉशन। देखो जिस तरह से लिखा रहेगा ये कॉशन। इट इज डेंजरस, क्या लिखा रहेगा? डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, कुछ ऐसा लिखा रहता है। या ऐसा लिखा रहेगा नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक क्वेश्चन लिखा रहता है इसके ऊपर, इस तरह लिखा रहेगा जैसे कि हमारे पास यहां पर क्या है, लेबोरेटरी सिटाम IP। ठीक है, और क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यहां पर दो बातें तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है इसके बारे में जब भी होगा। शेड्यूल सी है किसके बारे में और किस टाइप का क्वेश्चन कोई दे रखा है या वार्निंग दे रखी है, तो उसके बारे में पक्का ध्यान रखना है। किसके बारे में है, बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आता है हमारे पास शेड्यूल C1। शेड्यूल सी में क्या है? यहां पे भी बायोलॉजिकल है, स्पेशल प्रोडक्ट है, बट नॉन पेरेंटल, यानी कि जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू नहीं देंगे। तो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ओरल ड्रॉप्स, वैक्सीन वगैरह आ जाती है, वो सारी चीजें आ जाती है यहां पर। और स्पेशल, यहां पर क्या चीज ध्यान रखना है? स्पेशल प्रोविजंस। एग्जाम्पल यहां पर क्या आएगा? डिजिटैलिस ग्रुप के सारे ड्रग्स, एर्गट ग्रुप के सारे ड्रग्स, ठीक है, विटामिन्स, फिश लिवर ऑयल, एड्रेनलिन, लिवर एक्सट्रैक्ट, हार्मोन्स, वैक्सीन, इन वाइट्रो डिवाइसेस फॉर HIV एंड HCV, जो डिवाइस यंत्र होते हैं, डिवाइसेस हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पोटेंसी। तो यहां पर हमें खास चीज क्या ध्यान रखना है? यहां से एक एक दो नंबर में क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर में क्वेश्चन ज्यादातर यही आएगा किस चीज के लिए है ये, और 2 नंबर में आएगा इसके बारे में लिखो। ठीक है ना। लेबल विद वर्ड कॉशन, यहां पे भी कोई वाले क्वेश्चन वाला जिक्र रहेगा। तो 3 से 4 बातें उस शेड्यूल के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये छोटे छोटे शेड्यूल है, कुछ शेड्यूल आएंगे आगे जिनको हम थोड़ा और डिटेल करेंगे। अब जी की बात करें तो शेड्यूल जी क्या बोलता है? लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, जिसको हम लोग मेडिकल सुपरविजन एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेडिकल सुपरवाइज होते हैं, जैसे नर्सेस हैं, स्टाफ हैं या फार्मासिस्ट है, उनकी देखरेख में हमें लेना है। और लेबल्ड अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर लेबल लगा होता है। लेबल्ड विद द वर्ड कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। यहां लिखा हुआ मेडिकल सुपरविजन, नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है ना। कॉन्स्पिक्यूअसली मतलब स्पष्ट रूप से, इसकी हिंदी लिख लो। कॉन्स्पिक्यूअसली मतलब स्पष्ट रूप से। प्रिंटेड एंड सराउंडेड बाय द लाइन, प्रिंट होगा और एक लाइन से सराउंडेड होता है इस तरीके से। विद इन विच देयर शैल बी नो अदर वर्ड, उसके अलावा यहां पे कोई और वर्ड नहीं होगा। तो क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन, साफ साफ लिखा हुआ, देख पा रहे होगे, शेड्यूल जी लिखा हुआ है। ड्रग कॉशन, कॉशन में क्या है? इट इज डेंजरस टू बी टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से अब जब भी दवाई देखो तो देखो उसके ऊपर किस टाइप का पीछे प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इस तरह किस टाइप का वार्निंग या कॉशन लिखा हुआ है। इट इज नेसेसरी टू मेक प्रॉपर बिल ऑफ सेल, इसके केस में बिल ऑफ सेल बनाना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ दिस मेडिसिन मस्ट बी मेंटेन फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। यहां पे हमें रिकॉर्ड भी मेंटेन करने हैं, ये कुछ बहुत ही जरूरी है इस शेड्यूल को लेकर के बातें। एग्जांपल,
एल एस्पैरजिनेज, ब्ल्यूमाइसिन, ब्यूसल्फान, क्लोरोब्यूसिल और मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन अपनी डायबिटीज की दवा है। बात समझ में आ रही है? तो बस यही है शेड्यूल के बारे में, कुछ खास खास बातें याद करना है। देखो यहां पर बहुत ज्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है, बस याद करना है। चले नेक्स्ट है शेड्यूल एच। अच्छा शेड्यूल H1 ये हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं ना। किसके बारे में है ये? शेड्यूल एच को हमने कब किया? ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेकंड अमेंडमेंट जो हुआ था 2006 में, वहां पे हमने इसको लेके आए थे। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड रिटेल ओनली व्हेन प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जब इसको लिखेगा तभी दी जानी है, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, ड्रग कम्स अंडर शेड्यूल एच शुड बी लेबल्ड विद सिंबल RX। यहां पे एक सिंबल RX पक्का रहेगा। ठीक है, अभी देखता हूं, दिखाता हूं मैं RX। ड्रग्स RX एंड कॉन्स्पिक्यूअसली, स्पष्ट रूप से डिस्प्ले किया जाएगा ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल। देख सकते हो यहां पर RX लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर शेड्यूल भी लिखा हुआ है, शेड्यूल H, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कॉशन नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वहां पर मेडिकल सुपरविजन लिखा था, यहां RMP लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है ना? अच्छा, अगर एक से ज्यादा मतलब कोई ड्रग है, H में भी आ रहा है, G में भी आ रहा है, कंबाइंड है, दोनों प्रिकॉशन लिखी जाएंगी, ध्यान रखना। ठीक है ना? देखो H के लिए अलग लिखी गई है, G के लिए अलग लिखी गई, दोनों लिखी जाएंगे उसके ऊपर। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल H एंड कम्स विद इन नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लेबल विद द टाइप सिंबल NRX। अगर कोई ड्रग H में भी है और वो नारकोटिक वगैरह में भी आती है, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? उसके साथ में यहां पर R के आगे यहां पर एक N और लगा देंगे, NRX हो जाएगा। ठीक है, सेल बी इन रेड एंड कॉन्स्पिक्यूअसली डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट ऑफ कॉर्नर ऑफ द लेबल। बस सब कुछ सेम रहेगा, यहां पे क्या आ जाएगा? NRX आ जाएगा। एग्जाम्पल अल्प्राजोलम, एलोपिरिनॉल, एमिकासिन, एंटीबायोटिक है, एटिनोलॉल, एसाइक्लोवीर, है ना। ये तमाम दवाइयों के क्या दे रखे हैं यहां पर? एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो बात समझ में आई, कब NRX लगेगा, कब RX लगेगा। क्लियर है? ठीक है। नाउ शेड्यूल H1। शेड्यूल H1 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं ना। किसके बारे में थी? स्पेशली फॉर मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक। हम सबको पता है ये बात, पढ़ता है ना, फार्माकोलॉजी पढ़ ली है ना। ठीक है। शेड्यूल H ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंटेन द लिस्ट ऑफ 536 ड्रग। अब H के अंदर जब H आया था, उसके अंदर लगभग 536 दवाइयां थी, which are required to be dispensed on the prescription of registered medical practitioner। ठीक है, बट हुआ क्या, इस H के अंदर एंटीबायोटिक्स भी थी पहले, बट इन ऑर्डर टू हैव सेपरेट रेगुलेशन टू चेक द अनऑथोराइज्ड सेल ऑफ एंटीबायोटिक। अब हुआ क्या, एंटीबायोटिक के अनऑथोराइज्ड सेल बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था उसको अलग से चेक रोकने के लिए अ सेपरेट शेड्यूल एज शेड्यूल H1 लाया गया, was introduced under the Drug and Cosmetic Act 4th Amendment रूल 2013 टू रेगुलेट सेल ऑफ एंटीबायोटिक एक्सक्लूसिवली। स्पेशली किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए। क्लियर है? कौन सा अमेंडमेंट था? 4th अमेंडमेंट। अब अंडर शेड्यूल H1 ड्रग फॉर्मुलेशन शुड बी लेबल्ड विद द सिंबल RX। यहां पे भी सिंबल RX रहेगा इन द रेड एंड कॉन्स्पिक्यूअसली डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेबल। वैसे रहेगा जैसे ऊपर दिखाया था मैंने, विद द फॉलोइंग वर्ड्स विद द रेड बॉर्डर। अब यहां पर दो चीजें लिखी जाती हैं। शेड्यूल H1 ड्रग वार्निंग, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस और नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना। एक्सपर्ट एडवाइस के अकॉर्डिंग नहीं ली गई तो भी दिक्कत है ना। मान लो हमने अगर ये H1 वाली दवा नहीं है तो मान लो सुबह शाम खाने को बोली है, तो किसी ने मान लो दोपहर को और शाम को खा ली, चल जाएगा। लेकिन एंटीबायोटिक में ऐसा नहीं है, जैसा बोला है बिल्कुल वैसा, जैसी एडवाइस दी गई है बिल्कुल वैसा ही करना है। वार्निंग, इट इज डेंजरस टू टेक प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डेंस अगर अकॉर्डिंग नहीं ली जाएगी तो दिक्कत है। नॉट टू बी सेल्ड रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन प्रैक्टिशनर, RMP। क्लियर है? तो ये तो वार्निंग अब याद ही हो गई होंगी। अब से पक्के से हर दवाई को पलटोगे और उसके पीछे देखोगे कि क्या है। अब देखो, कुछ दवाइयां ऐसी थी जो पहले H के अंडर काउंट होती थी, बाद में उन्हें H1 में डाल दिया गया। जैसे कि अल्प्राजोलम उठा करके H1 में डाली गई, ठीक है ना। सेफ्डिनीर उठा करके H1 में डाल दी गई, ठीक है। तो सेफेपाइम उठा करके H1 में डाल दी गई। काफी सारी दवाइयां थी जो H के अंदर थी, उठा करके फिर फाइनली H1 में डाल दी गई। क्लियर है? तो कुछ एग्जांपल इसके याद कर लोगे। अब बात करते हैं शेड्यूल K की। शेड्यूल K क्या है हमारे पास?
तो शेड्यूल के लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस, जिनको कुछ छूट मिली हुई है, एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड सेल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल से लेकर के कुछ दवाइयों को छूट मिली हुई है। क्यों भैया? वो इसलिए मिली हुई है क्योंकि उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे मर्जी यूज कर लो। जैसे कि अपना हम छोटी बात करें, विक्स इनहेलर ले लो, चाहे विक्स लगाने वाला ले लो, झंडू बाम हो गया अपना, ठीक है ना, अपनी पैरासिटामोल कोई भी खा लेता है। तो ये कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल के लिए छूट मिली हुई है, बनाओ बेचो, कुछ कंडीशंस हैं लेकिन उतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो क्लास ऑफ ड्रग इज नॉट सोल्ड फॉर मेडिसिनल यूज, जो कि एंड दैट ईच कंटेनर इज लेबल्ड कॉन्स्पिक्यूसली विद द वर्ड नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, ठीक है ना। तो ऐसी क्लास जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मेडिसिनल यूज के लिए नहीं है, ठीक है। एक तो उन ड्रग्स को क्या मिली हुई? छूट मिली। मेडिसिनल यूज मतलब समझ लो, किसी खास बीमारी को जब ठीक करते हैं तो वो मेडिसिनल यूज के अंदर आते हैं। अब दर्द वगैरह हो रहा है, लगा लिया, तो ये कोई बीमारी नहीं है ना, थके हुए थे, दर्द हो रहा है, दवा खा ली, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। द मेडिसिन दैट कंटिन्यू टू बी अंडर हाउस होल्ड रेमेडी, ये जो दवाइयां हैं किसके अंडर में आती है? हाउस होल्ड रेमेडी, मतलब जो दिनचर्या में हमारी जो बीमारियां होती है ना, घर में थकान हो गई है, सर में दर्द हो गया है, तो हाउस होल्ड रेमेडी, घर की जो बीमारियां होती है छोटी मोटी, उनको ठीक करने के लिए होता है। इस कैटेगरी में आती है जैसे कि पैरासिटामोल टैबलेट, एनाल्जेसिक बाम, दर्द निवारक बाम, एंटासिड, जलन हो रही है पेट के अंदर, कैल्शियम प्रिपरेशन, बच्चे की हड्डियां कमजोर है, विद और विदाउट विटामिन डी हो, चाहे ना ग्राइप वाटर है ना, बच्चे के दांत निकलते हैं, पेट में ऐठन टट्टियां लगती है तो ग्राइप वाटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इनहेलर, विक्स इनहेलर वगैरह सूंघते हैं, ठीक है। अब नेसल कंजेशन के लिए कोई स्प्रे ले रहे हैं, सिरप, लोजेंजेस, जो हम लोग लोजेंजेस आते हैं, टैबलेट आते हैं ना, जैसे कि संतरे वाली गोलियां आती हैं, विक्स की गोलियां आती हैं, पिल्स एंड टैबलेट फॉर कफ, कोल्ड एंड सोर थ्रोट। तो ये कॉमन सी चीजें, इनके लिए इतना ज्यादा क्या है? रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये सब किसके अंदर आ गई? शेड्यूल के अंदर। However, these drugs should not contain any substance specified in schedule G, H और X. इनके अंदर कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो G, H और X के अंदर आते हो, ठीक है ना। The shopkeeper are also ensured that the drugs are sold in the original unopened container of the licensed manufacturer. शॉपकीपर को ये ध्यान रखना है, ये भले ही ये इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अपने अनओपन फॉर्म में होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि फटा फटाया रैपर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नोट, एस्प्रिन एंड क्यूनिन सल्फेट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस शेड्यूल। पहले ये थी, अब एस्प्रिन और क्यूनिन सल्फेट को, यानी क्यूनिन सल्फेट क्या होता है? मलेरिया की दवा होती है, उसको अब यहाँ इस शेड्यूल में से हटा दिया गया है। शेड्यूल एम सबको पसंद है, ये है ना, सब जानते हैं इसके बारे में। रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, है ना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, आपको फैक्ट्री में दवा बनानी है, उसकी क्या कंडीशन है, इसी के अंदर क्या आता है? गुड मेडिकल प्रैक्टिसेस, है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दिमाग पढ़ाते पढ़ाते, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, है ना, फैक्ट्री वाले। अब देखो क्या इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? जर्नल रिक्वायरमेंट, लोकेशन, सराउंडिंग, जो उनमें क्या होना चाहिए? जो लोकेशन और सराउंडिंग है, फ्री फ्रॉम ओपन सीवेज, आसपास कोई गटर या गंदा नाला नहीं होना चाहिए, पब्लिक लैबोरेटरी, आसपास कोई शौचालय नहीं होना चाहिए, डस्ट, स्मोक, एक्सेसिव सूट, धुआं नहीं होना चाहिए, ऑब्नॉक्सियस ऑर्डर, गंदी सी दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, केमिकल और बायोलॉजिकल एमिशन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी टाइप का केमिकल आसपास नहीं निकलना चाहिए। बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस की बात करें तो डिजाइन सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड मेंटेन हाइजीन। डिजाइन बिल्डिंग में अंदर ऐसा होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल हो, ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी इंसान को चोट लगी जा रही है। हाइजीन होनी चाहिए, वाटर सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, वैलिडेटेड सिस्टम फॉर वाटर ट्रीटमेंट, है ना। वाटर अगर कोई गंदा निकल रहा है, गंदा मैला पानी निकलता है जो आगे जाकर नदी में मिलेगा, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वहां प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि हम लोग उसको माइक्रोबियल फ्री कर सके, फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल शैल बी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज पर। डिस्पोजल वेस्ट बिल्कुल पॉल्यूशन का जो कंट्रोल बोर्ड है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सब बातें जीएमपी में, मतलब एम के अंदर सारी लिखी होती हैं। वेयर हाउसिंग एरिया, डिजाइन ऑल सफिशिएंट एंड ऑर्डरली वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस क्या होता है? बड़े बड़े गोदाम, जहां हमको बने बनाए प्रोडक्ट जो बन गए हैं उनको ला करके हमें डंप करना है, स्टोर करना है। क्लियर है? अब देखो क्या क्या हो गया वहां पर, कुछ बातें हैं उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। वेयर हाउस एरिया होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन एरिया, क्या है?
प्रोडक्शन एरिया होना चाहिए, एरिया शेल बी डिजाइन टू अलाउ द प्रोडक्शन प्रीफरेबली इन यूनिफॉर्म विद लॉजिकल सीक्वेंस। एरिया ऐसा होना चाहिए कि जहां पर जो प्रोडक्शन है वो यूनिफ्लो, एक तार हो, ऐसा सीक्वेंस एक तरफ से जाए चीजें और एक तरफ से बनते हुए आए, ठीक है, यूनिफ्लो विद लॉजिकल सीक्वेंस। जो सीक्वेंस वो लॉजिकल होना चाहिए कि पहले दवाई बनेगी, फिर पाउडर बनेगा, पाउडर से टैबलेट, टैबलेट की फिर आगे पैकिंग होगी, एक सीक्वेंस होना चाहिए। ऑपरेशन एंड अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन, आपस में कोई चीज कंटेमिनेट ना हो जाए, उससे वो बचना चाहिए। एंसिलरी एरिया, रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट रूम्स है ना, एंसिलरी एरिया, बीच में जब ब्रेक और लंच होता है तो उनके लिए एक एरिया ऐसा होना चाहिए जहां पे लेबर आराम कर सके। सेपरेट विथ चेंजिंग स्टोरिंग क्लोथ फैसिलिटी, वॉशिंग एंड टॉयलेट पर्पसेस शैल बी इजीली एक्सेसिबल। पास में अपना सारा होना चाहिए एक तरह से कि किसी को प्रॉब्लम है, टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है तो जा सके। क्वालिटी कंट्रोल एरिया होना चाहिए। लैब इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन एरिया, लैब जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी प्रोडक्शन एरिया से, विद सेपरेट एंड एडुकेट स्पेस फॉर ईच टाइप ऑफ टेस्टिंग, जहां पे हर एक टाइप की टेस्टिंग हो सके। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, अगला पॉइंट यहां आगे जो नीचे आना चाहिए था, ऑल ऑपरेशन शैल बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ टेक्निकल स्टाफ। सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो एक टेक्निकल स्टाफ जो कि क्या होगा, जो अप्रूव किया गया लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, उस टेक्निकल स्टाफ के द्वारा सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होगा। नाउ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, इट शैल बी स्पेसिफाई द टाइटल, नेचर एंड पर्पस एंड लेड आउट इन ऑर्डरली फैशन, सारा डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। शेड्यूल M1, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब ये बातें ऊपर की हो गई। नाउ शेड्यूल M1, शेड्यूल M1 में क्या आता है, यही सारी चीजें किसके लिए, होम्योपैथिक प्रिपरेशन के लिए। शेड्यूल M2, फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, वही सारी चीजें किसके लिए, कॉस्मेटिक के लिए। शेड्यूल M3, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो ध्यान रखेंगे M1 किसके लिए है, होम्योपैथी के लिए, M2 कॉस्मेटिक के लिए, M3 मेडिकल डिवाइसेस के लिए। और ये सब चीजें कॉमन है तो मन से बना के लिख दोगे, पता ही है। क्लियर है शेड्यूल, ठीक है। नाउ शेड्यूल एंड लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर क्या क्या आता है, मिनिमम लिस्ट, फ्रिज, वेंटिलेटेड एरिया जो हम पढ़ चुके हैं ना, एक तरह से जो हम लोगों ने एक तरह से वो पढ़ रखा है फार्मेसी एरिया वाला, वो बातें भी यहाँ लिख सकते हो कि कैसे क्या क्या होना चाहिए, कितना एरिया, क्या वगैरह वगैरह, वो सारी यहाँ मेंशन है। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट, यहाँ इक्विपमेंट की बात हो रही है फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। इक्विपमेंट में जनरली क्या आता है, लाइट होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास पूरा प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, ये 2-3 चीजें खास हैं इसके अंदर। एंट्रेंसेस शैल बी बियर अ इंस्क्रिप्शन फार्मेसी, स्टार्टिंग फ्रंट में लिखा होना चाहिए फार्मेसी है। प्रीमाइसेस शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम रूम्स फॉर प्राइवेट यूज एंड इट शुड बी वेल बिल्ड। जो रूम है प्रीमाइसेस है जहां पे फार्मेसी चल रही है वो प्राइवेट रूम से अलग होना चाहिए, उसका बिल्ट अच्छा होना चाहिए, बिल्ट मतलब बनावट अच्छी होनी चाहिए, सूखा और ड्राई, यानी कि नमी अमी है रूम के अंदर है, नमी नहीं होनी चाहिए सीलन नीलन मारती हुई। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए एंड सफिशिएंट डायमेंशन टू कीप द गुड्स सेपरेटली, और इतना पर्याप्त स्टोरेज की जगह होनी चाहिए कि सारी चीजों को हम सेपरेट अलग रख सकें। क्लियर है। शेड्यूल पी से पीरियड, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, यहां पे सारी बातें किसकी होंगी, ड्रग के एक्सपायरी को लेकर के, ड्रग का लाइफ पीरियड कितना है। पीरियड्स इन मंथ, जनरली लिखा रहता है ना 36 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लिखा होगा इस तरीके से 24 मंथ, 18 मंथ, ठीक है ना। तो पीरियड हमारा मंथ में लिखा रहता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक कि उसे स्पेसिफाई ना किया जाए, बोला ना जाए, अदरवाइज मंथ में लिखा जाता है। बिटवीन डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी विच द लेवल पोटेंशियल पीरियड ऑफ द ड्रग शुड नॉट एक्सीड अंडर द कंडीशन ऑफ स्टोरेज स्पेसिफाइड, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखते हैं, पीरियड इन मंथ लिखते हैं, बिटवीन डेट ऑफ, वो कितना रहेगा, मैन्युफैक्चर से लेके एक्सपायरी के बीच का कितना मंथ है। लेवल पोटेंशियल पीरियड, उसका क्षमता पोटेंशियल पीरियड मेंशन रहता है कि हाँ इतने तक ये दवा कारगर रहेगी, उसके बाद ये एक्सपायर कर जाएगी। और उसके आगे एंड शुड नॉट एक्सीड अंडर द कंडीशन ऑफ स्टोरेज स्पेसिफाइड, और उस टाइम के बाद जो गिवन कंडीशन ऑफ स्टोरेज की अगर उसमें भी रखे रहते हो तब भी वो दवा काम नहीं करने वाली है। द शेड्यूल इंक्लूड्स एंटीबायोटिक, इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, एंटीबायोटिक, विटामिन, इंसुलिन प्रिपरेशन, नॉर्मल ह्यूमन, प्लाज्मा, सेराटॉक्सिन, टॉक्सॉइड, अदर टॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन, मिसलेनियस ड्रग, लगभग सभी आ जाते हैं, तब भी एक दे दिया। अब देखो शेड्यूल कैसे लिखा जाता है। नेम ऑफ ड्रग एड्रियामाइसिन, पीरियड इन मंथ 30 इन कूल प्लेस, कंडीशन ऑफ स्टोरेज ये भी दी जाती है ना। एक्सपायरी, अगर कंडीशन नहीं अप्लाई करोगे तो जल्दी एक्सपायर कर जाएगा, तो इसीलिए कितने पीरियड कितने मंथ में एक्सपायर कर रहा हो, क्या कंडीशन रहेगी तो इतना मंथ है। अगर कंडीशन मान लो कूल में बोला तुम धूप में रख दे रहे हो तो फिर नहीं, फिर तो 30 जगह पता चला 15 महीने में खराब हो गई। एम्पिसिलिन, ठीक है, 36 महीने इन कूल प्लेस। कार्बेनिसिलिन, ठीक है, सोडियम पाउडर 24 महीने का, टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5% डिग्री और 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि फ्रिज में रखना है इसको, धूप में रख दोगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा ये। क्लियर है। तो
ये सारी बातें शेड्यूल पी में होती है ना, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं, किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है। P1 के अंदर, P1 वैसे अपने कोर्स में नहीं है बट P1 लिख लेते हैं, P के साथ P1 जुड़ता है। पैक साइज ऑफ द सर्टेन ड्रग है ना, पैकिंग साइज क्या होगा, जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम डिस्कस बताया भी था, जैसे कि एस्पिरिन जनरली कितनी आती है, 14 टैबलेट का पत्ता आता है, कुछ 10 के आते हैं, कुछ 50 ml की शीशियां आती हैं, कुछ 100 ml की शीशियां आती हैं, तो ये स्पेसिफाइड है ना। पैक का साइज, इट गिव्स द नेम ऑफ ड्रग अलॉन्ग विद द डोजेस फॉर्म, यहां पर क्या रहेगा, नेम ऑफ ड्रग क्या है, डोज फॉर्म क्या है, एंड द पैक साइज, और उसका पैक साइज क्या रहेगा, कितना ml का है या कितना टैबलेट का पत्ता रहेगा। नो अदर पैक साइज देन द वन लिस्टेड अलाउड टू बी मार्केटेड, यहां पे जो पैकेट का साइज बोल दिया है, इस ड्रग का इतना पैक साइज रहना है, उसके अलावा दूसरा कोई साइज नहीं बनेगा। जैसे एस्पिरिन के लिए 14 टैबलेट का है तो 14 का ही रहेगा, उसके लिए आप 15 का नहीं बना सकते या 10 का नहीं बनाएंगे आप, ठीक है ना। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अरे यार ये तो इतना पैक साइज है, कई बार हम लोग कहते हैं अरे कंपनी ने अपना पैक साइज बदल दिया, और समय समय पर क्या होता है, पैक साइज बदलते रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ फ्यू ड्रग अंडर द शेड्यूल, तो हम देख सकते हैं अल्बेंडाजोल सस्पेंशन 10 ml का ही होता है, अल्बेंडाजोल जो कीड़ों के लिए दिया जाता है और एक ही बार में पिला दिया जाता है। एटिनोलॉल टैबलेट 14 टैबलेट का पत्ता आता है। पिप्राजिन ग्रैन्यूल्स 15 ग्राम का पाउच सा रहता है, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना पी। नाउ शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स में क्या है, लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग, जो जिनसे आदत बन जाती है, साइकोट्रोपिक एंड अदर सच ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, जिसको खाओगे तो क्या एक तरह से लत लग जाती है, उसको नहीं खाओगे तो उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी दवाएं जिनकी हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है तो उनको हम लोग शेड्यूल एक्स में रखते हैं। शेड्यूल एक्स कंटेन लिस्ट ऑफ ड्रग विच, शेड्यूल एक्स के अंदर कौन सी ड्रग आती है, नीड डिस्क्रिशन, सलाह मशवरा चाहिए, डॉक्टर की जरूरत है यहाँ पर। वाइल डिस्पेंडिंग एंड फार्मासिस्ट शुड बी इंश्योर दैट दिस ड्रग आर नॉट सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और है ना जहां पर क्या है, जरूरत है डिस्क्रिप्शन की, एक सलाह मशवरा की ड्यूरिंग वाइल डिस्पेंसिंग, एंड फार्मासिस्ट ये सुनिश्चित करेगा कि दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना बेची जाए। हैव अ वार्निंग मेंशन ऑन लेबल शेड्यूल एक्स ड्रग, एक मेंशन रहता है कि शेड्यूल एक्स ड्रग है। अब ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं शेड्यूल एक्स का मीनिंग कौन जानेगा, आप और हम, यानी कि जो फार्मासिस्ट है। एक जो गांव का बंदा है, शहर का बंदा, उसे क्या पता शेड्यूल एक्स का मतलब क्या है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। वार्निंग टू बी सोल्ड ऑन रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये वार्निंग रहेगी कि आरएमपी के द्वारा ही बेचा जाए। द लेवल विल आल्सो हैव अ सिंबल XRX, देख सकते हो यहां पर क्या लिखा हुआ है, XRX, ठीक है। शेड्यूल एक्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल, रिटेल के द्वारा बेची जाएगी जब ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा कहा जाएगा, ठीक है। और ये चीज रेड में लिखा जाएगा और कॉन्स्पिक्यूअसली स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, बहुत छोटा छोटा नहीं होना चाहिए। ऑन द अच्छा ठीक है, जो XRX है वो रेड में लिखा जाएगा, ये XRX किस में लिखा जाएगा, रेड में, और कॉन्स्पिक्यूअस स्पष्ट होना चाहिए, डिस्प्लेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल, जो टेबल या टैबलेट का पत्ता होता है उसका यहाँ कॉर्नर पे लिखा जाता है, क्लियर है। आफ्टर डिस्पेंडिंग लिखा हुआ, डिस्पेंसिंग द ड्रग द फार्मासिस्ट मस्ट स्टैंप एंड रिटेन द प्रिस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट क्या करेगा कि ड्रग दे दिया, उसका स्टैंप मारेगा और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे रिटेन करेगा, यानी उसकी फोटोकॉपी पक्का रखेगा अपने पास। मेंटेन एंड रिकॉर्ड परचेज, परचेज जो बेचा गया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कब बेचा गया, किसको बेचा, किसने लिखा, ये सारी बातें एक फाइल में मेंटेन करेगा 2 साल तक के लिए। अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं इसके अंदर, एमोबार्बिटल, एम्फिटामाइंस, डेक्साएम्फिटामाइंस और ग्लूटाथाइमाइड्स, मिथाइल फेनिडेट एटसेट्रा, ये सारी दवाइयां इसके अंदर आती हैं, क्लियर है। तो बात समझ में आ रही होगी। ये कुछ शेड्यूल थे जो अपने कोर्स में है और ये अपना माइनरचर ऐप है, ठीक है। तो यही सब चीजें पढ़नी थी हमें, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। शेड्यूल बहुत सारे हैं, सबकी डिटेल में नहीं जाना है, यानी कि हमने जो पहले लेक्चर में शेड्यूल के बारे में समझा वहां पे केवल हमें डेफिनेशन समझनी थी, ठीक है। तब भी मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग कर रखी है। जो मेन शेड्यूल जिनको डिटेल में जाना था हमारे पास वो ये वाले शेड्यूल थे, क्लियर है सारी बातें। तो क्या करना है, हाँ सुन लिया मैंने, रिवाइज करना है, पढ़कर रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।